अभिमन्यु मेहता जी। तो हम सभी लोग अपनी जगह पे बैठ के जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। अभिमन्यु मेहता जी स्टार फल अचीवर है सर, प्लीज आए स्क्रीन पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद पारस सर। वेलकम सर, वेलकम। और आज इस पोर्टल पे जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक वेलकम है, स्वागत है। और खासकर हमारे जितने भी गुरुजन हैं, अपलाइन हैं, सभी का वंदन अभिनंदन। और आज शुरू करता हूं मैं अपनी परिचय से। मेरा नाम अभिमन्यु मेहता, रहने वाला झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा। और स्क्रीन शेयर किसी ने जी। तो गढ़वा जिला के अंतर्गत एक थाना है कांडी। कांडी के बगल में एक सड़की गांव पड़ता है जहाँ मेरा घर हुआ। पिताजी किसान हैं और किसान से चार बहन दो भाइयों का परिवार वो पाले हैं। और मैं फिलहाल अभी एक झारखंड का खूबसूरत शहर डाल्टनगंज में रहता हूँ। और इस आरसीएम के करने से पहले मैं स्टूडेंट था। जैसा कि पारस सर ने बताया कि ये बिजनेस मेरे को पिताजी के माध्यम से मिला था। मैं पहली बार सुना आरसीएम के बारे में, मेरे पिताजी जुड़े हुए थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, उस समय लगा कि किसी ने फंसा दिया है उनको। लेकिन एक ऐसा वक्त आया, 2 साल मैं लगातार इस सिस्टम के विरोध में रहा। मुझे यह सिस्टम समझ में नहीं आता था। 2 साल बाद एक ऐसा वक्त आया जहाँ पे मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा। और वक्त की बात अगर करते हैं तो एक पंडित जी की बहुत अच्छी शायरी मुझे याद आती है कि अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। और इन 2 सालों में मुझे आईना दिख गया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जैसा कि सभी स्टूडेंट का एक सपना होता है कि Recording in progress. पढ़ लिख करके नौकरी करना है, गवर्नमेंट नौकरी करना है। और मैं भी उसी हिसाब से शहर में पढ़ने आया था इस डाल्टनगंज में। लेकिन यहाँ 2 साल में मुझे आटे दाल का भाव मालूम हो गया। 2 साल घूमने के बाद शहर में पता चला कि हमसे भी बड़े पढ़े लिखे लोग, टैलेंटेड लोग जिनकी पैरवी है, जिनका पहुंच है और देने के लिए पैसे भी हैं, उन लोग अभी जॉब के आसपास भी नहीं है। तो मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि घर से बहुत बड़ी अपेक्षा लगी रहती थी कि बेटा को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लिख करके कुछ अच्छा नौकरी करेगा और हम लोग को दुख को दूर करेगा। लेकिन मुझे दूर दूर तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता था। उस टाइम अकेले रहना पसंद करता था, सोचता था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। इसी दौरान मुझे गांव जाना होता है। और गांव में जो हमारे अपलाइन है वो मेरे से एक सवाल करते हैं कि बताओ अभिमन्यु, आप अमीर घर से तो हो नहीं, पढ़ लिख के करोगे क्या। और मैं समझता हूँ कि सही समय पे उन्होंने सही सवाल किया था। मेरे से जवाब नहीं निकला। मैं बोला कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने आरसीएम का फिर से मुझे प्लान दिखाया। और प्लान दिखाने के बाद वो एक स्टोरी बताया जो आज मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। मुझे लगा कि इस प्लान में तो कुछ जाने को है नहीं, जो है तो आने वाला ही है, क्योंकि ज्वाइनिंग मेरी हो ही चुकी थी। तो एक वो स्टोरी उस टाइम मुझे सुनाए थे, मुझे आज भी याद है। और ये स्टोरी ऐसी थी कि एक पंडित जी थे। और पंडित जी के पास एक जजमान जी आते हैं और जजमान जी बोलते हैं कि बाबा मेरी प्रगति रुकी हुई है, आप कुछ ग्रह गोचर चेक करें, क्या दिक्कत है। तो पंडित जी ने चेक किया और बताया उस जजमान को कि आपके ऊपर शनि ग्रह की 7.5 लगी हुई है, इसको दूर करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो जजमान बोले कि क्या करना पड़ेगा। तो बोले कि आप एक गाय और 5100 रुपये ले आओ, मैं ये पूजा कर दूंगा, शनि ग्रह की एक खत्म कर दूंगा। तो जजमान बोलता है कि बाबा इतना तो नहीं है। पंडित जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप केवल 5100 रुपये नगद ले आओ, आपका ये शनि की ग्रह खत्म कर दूंगा। तो जजमान बोलता है कि बाबा 5100 भी नहीं है। पंडित जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप 2100 ले आओ, मैं पूजा कर दूंगा। बोले कि वो भी नहीं है। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, आप 1100 ही ले आओ, मैं पूजा कर दूंगा। बोले कि वो भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, 551 ले आओ। जजमान जी बोले वो भी नहीं है। अच्छा 251, वो भी नहीं है। 111, वो भी नहीं है। 51 रुपये, वो भी नहीं है। बोले 11 रुपये, बोले वो भी नहीं है। तो पंडित जी बोलते हैं उस यजमान को कि जा बेटा ऐश कर,
क्योंकि जब देने के लिए तेरे पास 11 रुपये भी नहीं है तो तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा। मुझे अंदर तक एक स्टोरी गई कि यहाँ पे तो देने के लिए कुछ है नहीं, तो इसमें नुकसान क्या है। चल गया तो पहले पैसे पैसा, और नहीं चला तो पहले जैसा। कौन सा मैं पहले से तुरम खान हूँ। तो मुझे एक समझ में आया, और संजोग था कि उसी टाइम हमारे आदरणीय ग्रेट अपलाइन श्री राकेश शर्मा सर का एक सेमिनार में जाने का मौका मिला। और वहाँ पे जाने के बाद बहुत ही आनंद आया मुझे, एकदम बहुत अच्छा लगा, मैं फुल चार्ज हो गया। और मैं उस सेमिनार के बाद लौटते टाइम ही ट्रेन में ही आरसीएम के मार्केटिंग प्लान को दिखाना शुरू कर दिया। प्लान सीख लिया ट्रेन में ही। और इसके बाद मेरा काम था प्लान दिखाना। मैं जिसको भी मिलता था, जो मेरे अपलाइन सिखाए थे, उस प्लान को दिखाता था। चाहे मैं शादी में जाऊं, ट्रेन में जाऊं, बस में जाऊं, आसपास जहां भी रहूं, मैं प्लान ही दिखाता था। दूसरा काम करता था कि जो अपलाइन हमारे को गाइड किए थे कि इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है, आगे टेक्निकल अचीवर बनना है, तो आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, जो जो हमारे अपलाइन गाइड किए। बने, जीत आपकी, सोचिए और अमीर बनिए, लोक व्यवहार, हमें जागना होगा, कामयाबी का प्रवेश द्वार, जो जो अपलाइन हमें बुक बोलते कि आप ये पढ़ो, मैं उस समय पढ़ना शुरू किया। और ऑडियो, उन्होंने बोला कि ऑडियो सुनना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऑडियो सुने उस टाइम। और सबसे बड़ा ऑडियो मैं आदरणीय मुकेश कोठारी सर का सुनता था, सफलता के 5 सूत्र, आरसीएम ही क्यों, टेक्निकल अब हाथों में, सतीश, आदरणीय सतीश, स्वर्गीय सतीश पंडित जी की, एस अत्री साहब की, सुरेंद्र वत्स सर की। तो जो जो भी ऑडियो उस समय अवेलेबल होते थे, मैं उस ऑडियो को सुनता था। और आज जैसा कि सुबह में मैं सुन रहा था आदरणीय संतोष नायर सर को, तो ये कैसेट उस टाइम बहुत सुना करते थे और बहुत चार्ज हुआ करते थे। तो ऑडियो सुना। और सबसे बड़ा, महीने में एक सेमिनार को मैं अटेंड करता था, क्योंकि काम करते करते कई बार नेगेटिविटी आ जाती थी। तो महीने में एक सेमिनार जाकर के मैं अटेंड करता था, और वहां से पूरे महीने की एनर्जी मिल जाती थी। और एक और मैंने जो सबसे बड़ा काम किया कि अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो किया। कहते, पंडित जी के एक कैसेट में मैं सुन रखा था उस टाइम कि एक्सीडेंट कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि अंधे व्यक्ति का होता है। एक्सीडेंट जब भी होता है तो आंख वाले का ही होता है, क्योंकि अंधा व्यक्ति किसी न किसी आंख वाले का सहारा ले लेता है। तो मैं भी उस टाइम ये बात को समझ गया था, और मैं आंख वाला था, तो मैं अपने आप को अपने एक्टिव अपलाइन को सपोर्ट सुपुर्द कर दिया। वो मुझे जो कहते थे मैं वही करता था। तो वो कहते थे कि आपको 4 दिन फील्ड में जाना है। अच्छा नहीं लगता था। पहला दिन जाने के बाद लगता था, रोना आ जाता था। दूसरा दिन कुछ अच्छा लगता था, तीसरा दिन थोड़ा और बेहतर हाँ लगता बेटा। था, और चौथा दिन तो मजा आने लगता था, क्योंकि तब तक 5-10 ज्वाइनिंग निकल जाती थी। तो अपलाइन को मैं हमेशा फॉलो किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने किया। और करते करते मैं आगे बढ़ा। बहुत सारे चैलेंजेस आए। और चैलेंजेस की बात करूं तो उस टाइम मेरी उम्र थोड़ा कम था। तो बहुत सारे लोगों को मैं समझाने जाता था, लोग मुझे समझा करके भेज देते थे। बोलते थे कि ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है, ये आपका काम चलेगा नहीं, कुछ दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा। आप ऐसा करो कि एलआईसी कर लो, आप ऐसा करो कि सहारा ज्वाइन कर लो, आप ऐसा कर लो कि आप जो है कोई टेक्नीशियन सीख लो, और कुछ कर लोगे जीवन में, ये काम छोड़ दो। ऐसे तो चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन आज एक वाक्य मुझे याद हो गया, जहां से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ था। कि गांव में ही एक प्लान में दिखा रहा था, एक पारा टीचर के घर, और उनके भतीजों को दिखा रहा था। तो प्लान दिखाते दिखाते वो बीच में आए, और मेरा हाथ पकड़े, बाह को पकड़े, और खींच करके बाहर ले गए। और बहुत सारे उल्टे सीधे बात बोले। बोले कि आप तो फंसी गए हो, और बाकी लोगों को भी फंसाने में लगे हुए हो। और उस दिन उनके दरवाजे पे मैं एक निर्णय लिया, और इस चुनौती को स्वीकार किया। क्योंकि उस दिन, अगर मैं देख रहा हूँ, उस दिन मैं डिसीजन लिया, पता नहीं आरसीएम आगे कितना दिन और करता, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उस दिन ठाना कि अब इनको करके दिखाना है। और मैं मेहनत करना चालू किया, और टेक्निकल अचीवर बना। और उन टाइमों पे जब मैं टेक्निकल अचीवर बना, तो स्टेज से मैं बोलने लग गया कि एक हमारे पढ़ा टीचर थे, जो चाचा जी लगते हैं, आज वो जितना गवर्नमेंट से इनकम लेते हैं, मैं उतनी गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देता हूँ। तो ये चुनौती इस तरह का स्वीकार हमने किया। एक और कहानी मुझे याद है उस टाइम,
जहाँ मैं इस चुनौती को स्वीकार किया था। मेरे मामा जी की लड़के के साथ मैं यहाँ डाल्टनगंज में आया था, और मामा जी के लड़के के साथ रहने के बाद वो चला गया कुछ दिन बाद पढ़ाई के दौरान, और मैं अकेले रहने लग गया। उसकी साइकिल और सारी सुविधाएं यहीं पे थी, लेकिन जब वो सुना कि ये आरसीएम करने लग गया तो साइकिल वापस घर पे मंगा लिया। तो मैं उस दिन चुनौती को स्वीकार किया और फिर बिजनेस को पैदल पैदल ही करना शुरू किया, और मैं टेक्निकल अचीवर बना। तो उसके बाद टारगेट लिया कि मुझे कार लेनी है, और मैं कार परचेज किया। और परचेज करने के बाद उसकी एक हफ्ते बाद शादी थी और मुझे भीलवाड़ा जाना था। तो मैं उसकी शादी में तो नहीं रहा, लेकिन ब्रांड न्यू कार जो एक हफ्ता ही हुआ था, मैं उसके घर पे एक सप्ताह के लिए भीलवाड़ा छोड़ करके गया, उनके घर पे छोड़ के गया, और वो वापस आया तो वो कार को लिया। उस दौरान उनके घर पे, मेरे भाई के घर पे हल्ला हो गया कि ये दहेज में मिला है। तो ये सब आरसीएम के माध्यम से हुआ। और कहते हैं कि सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज, सफलता सबसे बड़ा बदला है। और ये हमने, और इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां मेरे जीवन में आई आरसीएम के दौरान, जो अ, जिन्होंने जिनको मैंने करके दिखाया। और आज भी बहुत सारे लोग टोंट कसते हैं, आज भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं। जैसे आज बहुत से लोग कहते हैं कि आप ही टाटा बिरला बनो, हमें नहीं बनना, आप ही टाटा बिरला बनो। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आज तो टाटा बिरला तो नहीं बना, लेकिन जहाँ पे मेरी परिवार की जैसी स्थिति थी उससे निकाल करके बहुत आगे तक मैं आया हूँ इस आरसीएम के माध्यम से। जैसे आज मैं जिस मकान में रहता हूँ डाल्टनगंज में, आज उतनी सैलरी बहुत सारे लोगों की होती है। मैं 7,000 महीने की रेंट देता हूँ इस मकान का। बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग तरसते हैं कि काश मेरा भी बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता। और जो बाइक कभी मेरे सपने में हुआ करता था, आज दूसरी बाइक आधे घंटे के डिसीजन में मैं परचेज किया, पल्सर। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं आप तो फील्ड के आदमी हो, ये तो पल्सर उल्सर माइलेज कम देगी, बोले मेरा शौक है। और आज जो बाइक, अभी साल भी नहीं लगा है, हमें लग रहा है 15,000 किलोमीटर पार कर चुका है। ये पावर इस आरसीएम के माध्यम से मुझे मिला। और आरसीएम करने के ऐसे तो बहुत ही कारण हैं और सफलता मिली है, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज है कि आज मेरे घर में बीमारी के इलाज का बजट ना के बराबर है। आज टोटल आरसीएम के प्रोडक्ट की वजह से, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की वजह से हमारे घर में बीमारियां कोसों दूर हैं, गंभीर बीमारी तो किसी को है ही नहीं। आज मेरे पास एसी कार है जनरल मोटर्स की, और इस आरसीएम के माध्यम से 4 बहन भाइयों का शादी करवा पाया। और अभी गांव में हम घर बनाने लग रहे हैं, और ऐसा घर बन रहा है विथ इंजीनियर एंड प्लानिंग कि वहाँ के आसपास के लोग कह रहे हैं कि ऐसा पूरे गांव में बहुत सारे लोग रिटायरमेंट आए हैं, बहुत पैसे लेके आए हैं, लेकिन इस तरह का घर किसी ने नहीं बनाया जैसा आप बना रहे हो। तो ये आरसीएम की पावर है। और कहते हैं कि आरसीएम में बहुत कुछ मिलना है। जैसे सर बोलते हैं कि जो आप सोचोगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं सोचोगे वो भी मिलता है इसमें। तो मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि घूमने के लिए भी मिलेगा, लेकिन आरसीएम के माध्यम से आज विद फैमिली कई जगह सिंगल घूमने का मौका मिला। जो इस जीते जिस धरती पे अगर स्वर्ग जैसी फीलिंग लेनी है तो इन जगहों पे आप जा करके देख सकते हैं। दार्जिलिंग घूमने का मौका मिला, मसूरी, गैंगटोक, जिम कॉर्बेट, उदयपुर, नेतरहाट, और इस तरह के बहुत सारे जगहों पे जाने का मौका मिला। और कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस्तदाए इश्क में बैठ कर रोता है क्या, आगे अभी देख और होता है क्या। बहुत कुछ अभी होने हैं। और इन सालों के दौरान दोनों लेग मिलाकर हमारे पास एक टेक्निकल अचीवर, 12 रॉयल्टी अचीवर, 4 स्टार साथी, 50 वाइटल अचीवर्स का एक बहुत बड़ा परिवार है। और ये परिवार में के ऊपर मुझे गर्व है, और इनको आगे बढ़ाते हुए अभी बहुत कुछ और करने हैं। और कुछ आगे टारगेट्स हैं, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ नहीं है। जैसे अभी 2024 तक 3 टेक्निकल अचीवर्स बनाने हैं, 15 लाख की गाड़ी लेनी है, वर्ल्ड टूर करना है, और इस आरसीएम के पैसे से 2 कट्ठा जमीन लेना है। और जिस तरह के हमारे अपलाइन की प्लानिंग्स हैं, जिस तरह के हमें सीनियर की प्लानिंग है, कंपनी की प्लानिंग है, जैसे जूम का पोर्टल आप जो देख रहे हैं, 9.5 लाख रुपए का सरलो का प्लानिंग है। अभी भीलवाड़ा विजिट का प्लानिंग है,
एसकेटी प्रोग्राम की तैयारी है, जो सर लोग की प्लानिंग है, इनके माध्यम से बहुत कुछ करने वाले हैं। और मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने न देगी, ये मिजाजे खामोशी तुम्हें जीने न देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वंस अगेन। वेलकम पारस सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार आपकी स्टोरी रही सर। स्टोरी में आपने जो जो मुद्दे लिए, एक तो जैसे चैलेंज आपने स्वीकार किया, टारगेट लेके आपने काम किया। हम लोग नहीं ले पाते हैं, टारगेट लेना चाहिए, चैलेंज को भी स्वीकार करना चाहिए। हम लोग के जमाने में कैसेट होती थी, कैसेट लेना पड़ता था। वॉकमैन की व्यवस्था करो, साउंड की व्यवस्था करो, सीडी प्लेयर आया, बाद में सीडी आया तो सीडी प्लेयर की व्यवस्था करो। आज की डेट में सब फ्री का मिल रहा है, उसके बाद भी लोग नहीं सुन रहे हैं। किताबें पढ़ना पढ़ना पड़ेगा, इसमें अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा। इसमें साल में 2 बार कम से कम भीलवाड़ा अपने को जाना ही पड़ेगा। अगर सफल होना है तो बिना भीलवाड़ा गए हम लोग की सफलता बहुत दूर दूर तक आएगी नहीं। इसलिए चले, 4-5 अगस्त को अपने पास भीलवाड़ा जाने का समय मिला हुआ है, हम लोग चलेंगे। और आज हम लोग के बीच में तुलसी पेंट की तरफ से संतोष शर्मा जी हैं, और वे भी शायद एयरपोर्ट पे हैं। कौन सी परिस्थिति में है पता नहीं, अगर होंगे तो आते हैं, अभी उनको बुलाते हैं।